नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD मिस्ट्री स्टोरी 21 पर हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अक्सर प्रेरणादायक, रोमांचक, रहस्यमय, मजेदार सस्पेंस, शिक्षाप्रद आदि नई नई कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। चलो आज की एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, शिक्षाप्रद, क्राइम सीन पूर्ण रूप से समाहित है। आज हम एक उज़्बेक लड़की की दर्दनाक आपबीती कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना पाकिस्तान के कराची में सन 2018 की है, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में नूरा बेगम, जो उज़्बेकिस्तान की एक निर्धन युवती थी, नाजिया गुल, जो पाकिस्तान में मानव तस्करी की सरगना के रूप में काम करती थी, डॉक्टर इमरान शेख, जो दलालों से मिला हुआ डॉक्टर था, हाशिम ब्रोकर, जो कराची का लोकल दलाल था, नूरा बेगम, जो उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से गांव में सब्जी बेचकर अपनी मां और छोटे भाई की परवरिश कर रही थी। जिंदगी संघर्षों से भरी थी। तभी एक दिन उसके पुराने जान पहचान की लड़की माहरीन ने ताशकंद जगह से उसे फोन किया। फोन में बातचीत के दौरान माहरीन कहती है कि नूरा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कराची के एक अस्पताल में मेरी आंटी मैनेजर है, जो तुम्हें नर्स की नौकरी दिला सकती है। हर महीने 2 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रहने का इंतजाम भी वहां हो जाएगा। गरीबी और जिम्मेदारियों के बोझ से दबी नूरा के लिए यह प्रस्ताव किसी सपने जैसा था। महज 24 साल की नूरा ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हामी भर दी। 15 मार्च 2018 जगह ताशकंद एयरपोर्ट से वह एक टिकट के साथ रवाना हुई, लेकिन उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए नेपाल के रास्ते से घुमाया गया। 18 मार्च को वह कराची एयरपोर्ट पहुंची। वहां 2 महिलाएं, नाजिया गुल और साबिहा, उसे रिसीव करने आईं और सीधे एक अपार्टमेंट में ले गईं। पहली रात नूरा को आराम करने दिया गया। अगली सुबह उसे न्यू मार्केट इलाके में ले जाकर नए कपड़े, टाइट ड्रेस, हाई हील्स और भारी मेकअप के सामान दिलाए गए। नूरा को जैसे ही शक हुआ, उसने सवाल किया, ये कपड़े नर्सिंग के लिए तो नहीं हैं? मुझे अस्पताल कब लेकर चलोगे? नाजिया ने तब हंसते हुए कहा कि अब तू हमारा इन्वेस्टमेंट है। तुझे तेरी ही दोस्त ने $1000 में हमें बेचा दिया है। फिर तुझे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान लाने में हमें 6 लाख रुपए लगे हैं। अब तू ये सब चुकाए बिना कहीं नहीं जा सकती। नूरा के हाथ से उसका पासपोर्ट, वीजा और फोन पहले ही दिन छीन लिया गया था। अब नूरा की बर्बादी और शारीरिक शोषण की शुरुआत के दिन चालू हो गए। नूरा को पहले कराची के एक गेस्ट हाउस में भेजा गया, जहां 5 से 6 ग्राहक हर रोज अपने हवस की प्यास बुझाने आते थे। पैसे सीधे दलाल हाशिम के पास जाते। उसे सिर्फ 2 टाइम का खाना और जिंदा रहने लायक कपड़े दिए जाते थे। जब उसने मना किया तो उसे पीटा गया। एक बार उसके पैर पर लोहे की रॉड से मारा गया और धमकी दी गई कि अगर काम से इनकार किया तो लीरी नदी में फेंक दिया जाएगा। करीब 4 महीने के बाद नूरा को लगातार कमजोरी और उल्टी की शिकायत हुई। डॉक्टर इमरान शेख को बुलाया गया, जो खुद भी इस रैकेट में शामिल था। जांच के बाद उसने बताया कि नूरा गर्भवती है, इसे आराम की जरूरत है। लेकिन अगले ही दिन नूरा को जबरदस्ती एक ग्राहक के पास भेजा गया। वहां उसकी हालत और बिगड़ गई और अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर ने बिना नूरा की अनुमति के जबरदस्ती अबॉर्शन कर दिया। उसे 2 दिन हॉस्पिटल के एक गुप्त कमरे में रखा गया, फिर वापस काम में झोंक दिया गया। 2019 के मध्य में नूरा फिर से दूसरी बार गर्भवती हुई। इस बार उसने साफ मना कर दिया, मैं अब सेक्स रैकेट वाला काम नहीं कर सकती, मुझे घर लौटना है। लेकिन तब भी उसे धमकी मिली कि अगर घर लौटना है तो 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। इतना पैसा नूरा के पास कहां से रहता? फिर से घर वापस जाने की उम्मीद टूटकर बिखर गई। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बार बार ब्लीडिंग की वजह से उसे कराची के एक दूसरे प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती किया गया। वहां भी अबॉर्शन जबरदस्ती बिना दवा के किया गया। एक दिन नूरा ने एक पुलिस वाले से मदद मांगी, लेकिन वो खुद नाजिया गुल के गिरोह से मिला हुआ था। उसने मदद के बदले नूरा से पैसे और शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। इनकार करने पर उस रात उसकी बुरी तरह नूरा की पिटाई हुई। 2021 में एक गो के जरिए कराची में छापा पड़ा, जहां से नूरा और अन्य 2 उज़्बेक लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि उन्हें शरण नहीं मिली, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट या कानूनी पहचान नहीं थी। नूरा की आधार जैसी पाकिस्तानी ईड भी फर्जी निकली, जिसे नाजिया गुल ने एक दलाल से शादी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर बनवाया था। आज भी नूरा पाकिस्तान के एक शेल्टर होम में रह रही है और कोर्ट में ट्रायल का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद कोर्ट का ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन उसकी गवाही से पहले ही एक रहस्यमयी महिला शेल्टर होम के बाहर नजर आने लगी। यह एक गुप्त शेल्टर होम था, जहां विदेशी तस्करी पीड़ितों को रखा जाता था। एक रात करीब 2 बजे एक बुर्के में लिपटी औरत शेल्टर की दीवार के पास मोबाइल में किसी से बात कर रही थी, जो नूरा की तहकीकात करने के लिए मुखबिर बनकर फोन से सारी जानकारी दे रही थी कि नूरा बेगम यही लड़की है जो कल गवाही देने अदालत जाएगी, लेकिन अदालत पहुंचने से पहले नूरा बेगम को खत्म करना है।
इन सारी बातों को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वहां से गुजरते समय सुन लिया। सिक्योरिटी गार्ड का शक यकीन में बदल गया, लेकिन जब तक वो कुछ करता, औरत अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कोर्ट में गवाही देने से एक दिन पहले शेल्टर होम के अंदर नूरा बेगम 3 सालों की घुटन के बाद पहली बार चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अगले दिन अदालत में उसकी गवाही होनी थी और उसी गवाही में नाजिया गुल और उसके गिरोह के नाम सामने आने वाले थे। रात के करीबन 3 बजे शेल्टर होम की बिजली अचानक से चली गई। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुआ, जो हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल रखे हुए था। लेकिन तभी पीछे से नूरा के कमरे की लाइट अचानक से जली। लेकिन नूरा बेगम वहां नहीं थी। गो को एक गुप्त सूचना से पता चल गया था, जिसके बाद नूरा को एक रात पहले ही वहां से निकालकर सरकारी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। वो नकाबपोश आदमी किसी और को मारने आया था, उस लड़की को जो उसी केस में झूठी गवाही देने वाली थी। क्योंकि नाजिया गुल ने पुलिस और कोर्ट में अपने बचाव के लिए दूसरी लड़की को पैसों के दम पर तैयार किया था, जो कहने वाली थी कि नाजिया ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। अदालत में माहौल बेहद सख्त था। नूरा ने अपने केस में कोर्ट को पहली बार खुलकर बताया कि मुझे $1000 में बेचा गया, 2 बार जबरन गर्भपात कराया गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न इज्जत न घर। लेकिन अगर आज भी मुझे कोई पूछे कि मैं क्यों जिंदा हूं, तो मेरा जवाब होगा ताकि नाजिया गुल को सजा मिल सके। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ही अचानक से कोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ। लेकिन बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं था, सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। पुलिस का ध्यान हटते ही नाजिया गुल कोर्ट से भाग निकली। एसपी सरदार अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरे कराची में नाजिया गुल की तलाश शुरू कर दी। वो फर्जी पासपोर्ट के सहारे ईरान भागने वाली थी, लेकिन नूरा बेगम के पुराने दलाल हाशिम ब्रोकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हाशिम ने एक सौदे के तहत पुलिस को नाजिया गुल की लोकेशन दी, जिसमें नाजिया गुल क्लिफ्टन के पास एक बोट हाउस में है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ रात 9 बजे निकलने वाली है। रात का समय, तेज हवाएं, समुद्र की लहरें और बोट हाउस के अंदर नाजिया गुल अपने नए पहचान के पासपोर्ट के साथ बैठी थी। अचानक दरवाजा टूटता है, पुलिस अंदर घुसती है और नाजिया गुल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लेते हैं। नाजिया गुस्से में पुलिस वालों को कहती है कि तुम लोग मुझे पकड़ भी लोगे तो कुछ नहीं कर सकते और कुछ साबित भी नहीं कर पाओगे। सारे सबूत तो मेरे लोग पहले ही मिटा चुके हैं। लेकिन तभी पुलिस कमिश्नर ने मोबाइल स्क्रीन घुमाया, एक वीडियो चलाया नूरा की गवाही वाली, मेडिकल रिपोर्ट और छिपे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ डॉक्टर इमरान का कबूलनामा, जिसे देखकर नाजिया की आंखें फटी रह गईं। 6 महीने बाद कराची हाई कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। नाजिया गुल, डॉक्टर इमरान और दलाल हाशिम, तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। नूरा बेगम को यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से यूनाइटेड नेशंस के शरणार्थी कार्यक्रम के तहत हॉलैंड भेज दिया गया, जहां उसे सुरक्षा, काम और इंसान की तरह जीने का अधिकार मिला। हॉलैंड के एक छोटे से अपार्टमेंट में नूरा खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी डायरी में लिख रही थी कि जिस्म को जंजीरें पहनाई जा सकती हैं, आत्मा को नहीं। मैं अब डरती नहीं, मैं अब कहानियां सुनाती हूं, ताकि अगली नूरा उस जाल में न फंसे। 3 महीने बाद हॉलैंड में नूरा बेगम अब एक सुरक्षित शरणार्थी जीवन जी रही थी। लेकिन चैन सिर्फ तन को मिला था, मन में अभी भी उन सैकड़ों लड़कियों की चीखें गूंजती थी जो नाजिया गुल के गिरोह में फंसी थी। एक रात यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के एक अधिकारी मार्क डोनोवन उससे मिलने आया। हमने दुबई से एक सिग्नल पकड़ा है, जिस नंबर से तुम्हें कभी नौकरी के लिए कॉल आया था, वो अब फिर से एक्टिव हो गया है। नूरा बेगम हैरान होकर उस नंबर को अच्छे से देखने के बाद कहती है कि ये वही नंबर है जिससे मेरी जिंदगी नर्क बनी थी। मार्क डोनोवन कहता है कि इस नेटवर्क की सरगना का नाम सामने आया है, जिसका नाम मालिका शिराजी है। उसे ढूंढना है और शायद ये काम तुम ही कर सकती हो। मार्क डोनोवन की बातों से सहमत होकर नूरा बेगम अब आलिया मेहदी बन चुकी थी, एक पाकिस्तानी मूल की डांस कोरियोग्राफर जो गल्फ के हाई प्रोफाइल क्लब्स में काम की तलाश में है। यूनाइटेड नेशन और इंटरपोल की सहायता से उसे दुबई भेजा गया, जहां उसका असाइनमेंट था मालिका शिराजी तक पहुंचना और उसके इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को एक्सपोज करना था। गोल्डन रूबी क्लब। गोल्डन रूबी क्लब ये दुबई के बुर दुबई इलाके में था, बाहर से हाई क्लास, अंदर से सेक्स रैकेट का अड्डा। यहीं पर नूरा की पहली मुलाकात होती है रेहाना से, जो क्लब की हेड और मालिका की सबसे भरोसेमंद साथी है। रेहाना गंभीर लहजे में नूरा बेगम को कहती है कि तुमने कहा तुम कराची से हो, क्या कभी नाजिया गुल का नाम सुनी है? इस बात को सुनकर नूरा का दिल धक से रह गया, लेकिन चेहरा शांत रखा। नूरा संयमित मुस्कान के साथ, कौन नहीं जानता उसे, लेकिन वो अब तो सलाखों के पीछे है ना। वैसे मैंने भी अपना हिस्सा भुगता है, अब सिर्फ काम चाहिए। तीसरी रात एक सफेद रोल्स रॉयस क्लब के बाहर रुकी। अंदर से उतरी एक औरत, लाल बाल वाली, पतली सी मुस्कान और नीली आंखें वाली, जो मालिका शिराजी थी।
नूरा बेगम की आंखें चौंधिया गईं। ये तो वही चेहरा था। माहरीन, वही जिसने उसे सबसे पहले भारत बुलाया था, जो अब वो मालिका शिराजी बन चुकी थी। जो नूरा बेगम की दर्द की शुरुआत और सैकड़ों लड़कियों की बर्बादी की वजह यही है। अब इसका खेल खत्म करना होगा। मालिका का जाल। नूरा धीरे धीरे मालिका के नेटवर्क में घुसने लगी। उसने देखा कैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान की लड़कियों को स्पा जॉब और एयर होस्टेस कोर्स के नाम पर दुबई बुलाया जाता है। यहां से कुछ को थाईलैंड भेजा जाता है, कुछ को पाकिस्तान या भारत। सबके पास एक फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड और शादी का नकली सर्टिफिकेट होता है। मालिका का सबसे बड़ा हथियार था डर और कर्ज। हर लड़की को कहा जाता है कि उसने आने पर $2000 का कर्ज लिया है। अगर वो चुकाना है तो हर हफ्ते 15-20 कस्टमर के पास जाना होगा। नूरा ने छुपे कैमरे में मालिका और रेहाना की बातें रिकॉर्ड की, जहां वो नए ट्रांसपोर्ट प्लान की बात कर रहे थे। मालिका हंसते हुए कहती है कि अब पाकिस्तान नहीं, अगली खेप इंडोनेशिया भेजेंगे। वहां की पुलिस को आसानी से पैसे से खरीदा जा सकता है। नूरा बेगम ने वहीं एक और लड़की को देखा जिसे हाल ही में लाया गया था, जिसकी उम्र 14 साल की थी। नूरा बेगम का खून खौल गया। अंत का खेल। नूरा बेगम ने इंटरपोल को अलर्ट किया। गोल्डन रूबी क्लब में अगली रात एक पार्टी थी, जिसमें मालिका 10 लड़कियों की नीलामी करने वाली थी। उसी पार्टी में सब कुछ सेट था। लड़कियां बिकने के लिए मंच पर लाई गईं। लेकिन तभी लाइट कट, रेड लाइट्स और दरवाजा तोड़कर इंटरपोल अधिकारी कर्मचारी अंदर घुस गए। इंटरपोल सभी को हैंड्स अप कराया। रेहाना ने भागने की कोशिश की, लेकिन नूरा ने उसे रास्ते में रोक लिया। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारी आत्माओं के सौदागर हैं, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। मालिका को गिरफ्तार किया गया, इंटरपोल के 9 देशों के साथ चले ऑपरेशन में। उसका पूरा ग्लोबल सेक्स रैकेट ध्वस्त हुआ। योद्धा नूरा। 6 महीने बाद यूनाइटेड नेशन ने नूरा को करेज अवार्ड फॉर ग्लोबल एंटी ट्रैफिकिंग रेजिस्टेंस से सम्मानित किया। अब नूरा सिर्फ पीड़िता नहीं थी, वह एक योद्धा थी। नूरा एक मंच पर खड़ी थी, सामने सैकड़ों युवा लड़कियां जो नए जीवन की तलाश में थी। उन सभी को एक सीख देती है कि अगर कोई कहे कि औरत का अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित है, तो उसे मेरी कहानी सुनाओ। मैं नूरा हूं, उजाले की तलाश में निकली एक परछाई, और अब मैं खुद रोशनी बन चुकी हूं। ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी की सच्चाई है।